वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है सीईसी, दैट इज सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। दिस सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ये पहले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता था, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज इसके अंडर में ये काम करता है। सो गवर्नमेंट अब सीईसी को डिसॉल्व करना चाहती है। देखो, सीईसी बेसिकली काम करता है एनवायरमेंटल इश्यूज पे, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कहीं पे फॉरेस्ट कटिंग हो रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, माइनिंग की वजह से, या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब मैटर्स में सीईसी का काम होता है। बट वी ऑलरेडी हैव एनजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका काम है एनवायरमेंटल इश्यूज को देखना। एनजीटी स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि वी ऑलरेडी हैव एनजीटी, हमारे पास ऑलरेडी है, तो सीईसी की अब हमें जरूरत नहीं है। सो अब हमें सीईसी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि सीईसी को डिसॉल्व अभी नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट इज द मैटर। सुप्रीम कोर्ट हॉल्टेड मूव टू डिसॉल्व सीईसी। तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, इसको डिसॉल्व करने पे अभी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे यही कहना था कि वी ऑलरेडी हैव एनजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका सेम वर्क है, दोनों का एक ही काम है। तो दोनों का काम क्या होता है? ओवरलैपिंग रोल है दोनों का ही। इट मीन्स दोनों सीईसी और एनजीटी दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो हमें दो बॉडीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनजीटी फुली फंक्शनल है। तो हमें सीईसी को यहाँ पे डिसॉल्व कर देना चाहिए। सो लेट्स नो अबाउट सीईसी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। ये है क्या? ये क्रिएट हुआ था 2002 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। इससे पहले केस हुआ था टीएन गोदावर्मन केस 1995 का, और उसी केस के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक सीईसी क्रिएट करना चाहिए। सो लेट्स सी ये केस क्या था, टीएन गोदावर्मन केस। तो 95 में टीएन गोदावर्मन, इन्होंने एक पीआईएल फाइल की थी इलीगल जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए। तो तमिलनाडु का जो नीलगिरी रीजन है, जहाँ पे कि डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। लार्ज स्केल इलीगल लॉगिंग वहां पे हो रहा था, इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। सो टीएन गोदावर्मन ने यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंडर में पीआईएल फाइल की थी अगेंस्ट दिस डिफॉरेस्टेशन। तो इस केस का क्या इम्पैक्ट था? तो पहले तो जो फोकस था वो तमिलनाडु में ही था, जो नीलगिरी फॉरेस्ट है उन पे। लेकिन उसके बाद ये देखा गया, ये पाया गया कि जो पूरी कंट्री है वहां पे अलग अलग जगहों पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स दिए टू रेगुलेट एक्टिविटीज, फॉरेस्ट एरियाज की जो एक्टिविटीज है, जो इलीगल डिफॉरेस्टेशन वहां पे हो रहा है उसको रोकने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है सीईसी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। तो ये क्या है? ये एक एक्सपर्ट बॉडी है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स यहाँ पे होते हैं, जो मॉनिटर करते हैं कि जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है फॉरेस्ट को कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो उसमें वो कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ये मॉनिटर करते हैं। सीईसी का कंपोजिशन क्या है? एक इसमें होते हैं चेयरपर्सन, दूसरा इसमें 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। 3 एक्सपर्ट मेंबर अलग अलग डिपार्टमेंट से, एक तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन तीनों फील्ड से 3 एक्सपर्ट मेंबर इसमें होते हैं। और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है जो कि एक सिविल सर्वेंट होंगे, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो अपॉइंट करते हैं मेंबर सेक्रेटरी को। तो ये है कंपोजिशन ऑफ सीईसी। तो प्राइमरी मैंडेट क्या है सीईसी का? इनका प्राइमरी मैंडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिए हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने से रिलेटेड, वो ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो नॉन कंप्लायंस कर रही है, जो उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है, उनको ये आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद ये केस जो है रिफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और साथ में ही अपना रिकमेंडेशन भी देते हैं ताकि जो एनवायरमेंटल वायलेशंस जो हो रहे हैं उसको एड्रेस किया जा सके। तो सीईसी का इम्पैक्ट क्या था? जब सीईसी बना तो सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे केसेस में असिस्ट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, माइनिंग इन अरावलीज। देखते हैं ये केसेस कौन कौन से हैं। जो गोवा टाइगर रिजर्व है, इसके फॉर्मेशन में भी सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट किया सीईसी ने। इसके साथ ही जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, उसकी बाउंड्रीज कितनी होनी चाहिए, इसका जो रैशनलाइजेशन है, उसमें भी सीईसी ने असिस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को। देन अरावली रेंज, देखो जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं वहां पे लार्ज स्केल इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो उस केस में भी सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट किया। जो सीईसी है उसका काम है इंडिपेंडेंटली काम करना, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी था और वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ही रिपोर्ट करता है। बिकॉज ऑफ दैट जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके जितने भी एक्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसके जितने भी एक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से अलाइन होने चाहिए, ये इंश्योर करने का काम होता है सीईसी का। लेकिन फिर सीईसी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसमें कुछ चेंजेस लेके आए गए। इसका जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया गया है।
तो ओरिजिनली तो सीईसी रिपोर्ट करता था किसे, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अब ये किसको रिपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इट मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पे ज्यादा कंट्रोल था, अब कंट्रोल शिफ्ट हो गया, अब जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इसका ज्यादा कंट्रोल हो चुका है सीईसी के फंक्शनिंग पे। इससे क्या होगा कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डायरेक्टिव्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो सीईसी इंडिपेंडेंटली उस पर रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। इसके साथ ही नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। अब जो सीईसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। इट मींस कि सीईसी के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा इस सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इससे क्या होगा, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है सीईसी को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही जो फंडिंग स्ट्रक्चर है, पहले जो फंडिंग थी सीईसी की वो किसके थ्रू होती थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अब इसकी जो फंडिंग है वो भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सीईसी है इसका जो इंडिपेंडेंस है, पहले ये इंडिपेंडेंटली काम करता था और फेयर रिपोर्टिंग यहाँ पे होती थी, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर कंट्रोल होगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का। इसके साथ ही सीईसी में पहले एनजीओ का भी रिप्रेजेंटेशन था, इसके मेंबर्स में 2 एनजीओस भी एज अ मेंबर इन्वॉल्व थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। एनजीओस का क्या काम होता है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो ये फोर्स करते हैं सीईसी को कि वो सही रिपोर्टिंग करे, लेकिन अब इनको भी हटा दिया गया है। अब इनकी जगह पे एज अ मेंबर कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फाइनल डिसीजन, देखो पहले सीईसी रिपोर्ट करता था सुप्रीम कोर्ट को और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस लेते थे। अब यहाँ पे सीईसी रिपोर्ट करेगा किसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को, और उसके बेसिस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसका ही डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा। तो जो इतने चेंजेस किए गए इसमें, इन सारे चेंजेस को क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि जो सीईसी की जो पावर है, जो फेयर रिपोर्टिंग की जो पावर थी, अब वो पावर चले गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो इट मीन्स कि अब सीईसी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। सो नाउ अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम सीईसी को डिसॉल्व कर दें, क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि फुली फंक्शनल है। तो सीईसी की अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे रोक लगा दी है कि हमें सीईसी को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। सो लेट्स नो अबाउट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 में ये बना था अंडर एनजीटी एक्ट 2010। इससे पहले एक बॉडी थी, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, इसी को रिप्लेस किया था एनजीटी ने। एनजीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। देखो जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन, अगर कोई वाटर है, जैसे कि कोई रिवर है और वो पोल्यूटेड है, और इस रिवर का पानी यहाँ पे जितनी भी सिटी है वहां पे एज ए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर इस वाटर में पोल्यूशन आ रहा है तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी। और अब अगर ये केस किसी कोर्ट में जाता है कि ये जो रिवर है ये पोल्यूटेड है और इससे जितने भी सिटी में लोग रहते हैं उनका हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, तो कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन केसेस को रिजॉल्व होने का, और उतने टाइम में ये बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे फिर एनजीटी बनाया गया कि जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं जो कि अर्जेंट बेसिस पे रिजॉल्व होने चाहिए, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, जल्दी से जल्दी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको डिस्पोज किया जाए। और कोई भी अगर डैमेज होता है किसी भी पर्सन को, किसी भी प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए रिलीफ और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का काम भी होता है एनजीटी का। अब एनजीटी किन लॉस के अंडर काम करता है, 7 लॉस के अंडर में ये काम करता है। पहला है वाटर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974। दूसरा एक्ट है वाटर सेस एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1977। थर्ड वन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फोर्थ, एयर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981। फिफ्थ इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सिक्स्थ, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। एंड सेवंथ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इनके अंडर में जितने भी केसेस होते हैं उनसे एनजीटी डील करता है ताकि उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकल सके। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, देखो एनजीटी के पास में अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। ये गवर्नमेंट के कोई भी जो ऑर्डर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस, अगर गवर्नमेंट किसी जगह पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से अगर मना कर देती है तो वो केसेस भी एनजीटी के पास में जा सकते हैं। एनजीटी का किन केसेस पे जुरिस्डिक्शन नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो इनसे रिलेटेड जो केसेस हैं उसमें एनजीटी के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये जो एक्ट है इनमें इंक्लूड होता है जैसे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, पोचिंग, किसी भी वाइल्ड एनिमल की जब हंटिंग हो जाती है उससे रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, सैंक्चुरीज से जो इश्यूज हैं, फॉरेस्ट के ऑफेंसेस, जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट में कम्युनिटीज रह रही है उनका क्या क्या राइट है, ये केसेस एनजीटी के पास नहीं जाते हैं, इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं होता है एनजीटी का। अब हम देखते हैं सीईसी और एनजीटी का जो रोल है
उसमें क्या डिफरेंस है? तो एनजीटी का जो नेचर है, इट इज क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल। इट मीन्स कि एनजीटी का जो नेचर है वो जुडिशियल नेचर है। ये डिफरेंट एक्ट्स के अंडर में केसेस को सुनता है और उस पे अपना डिसीजन भी देता है और साथ में ये डायरेक्शंस भी देता है क्या करना है और क्या नहीं करना। जबकि सीईसी के पास में ऐसा कोई पावर नहीं होता, जुडिशियल पावर नहीं होता सीईसी के पास में। ये सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इसका मेन काम है कंप्लायंस फोकस्ड। मतलब ये देखना कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है कि ये जो एरिया है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन रुक जाना चाहिए, तो वो ऑर्डर का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पे डिफॉरेस्टेशन रोका गया है या नहीं रोका गया है, इस पे ये रिपोर्ट देता है। पहले सुप्रीम कोर्ट को देता था रिपोर्ट और अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को। तो इसका कोई जुडिशियल नेचर नहीं है, जबकि एनजीटी का जुडिशियल नेचर है। एनजीटी केस सुनता भी है और उस पर अपना जजमेंट भी देता है जिसको कि फॉलो करना होता है। हालांकि सीईसी को आप गवर्नमेंट डिसॉल्व करना चाहते हैं बिकॉज एनजीटी इज ऑलरेडी वर्किंग हियर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस डिसीजन पर रोक लगा दी है यहाँ पे। सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर एनजीटीज जुरिस्डिक्शन? किस लॉ के अंडर में एनजीटी का जुरिस्डिक्शन नहीं है? वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में एनजीटी का जुरिस्डिक्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एनजीटी फॉलोज विच प्रिंसिपल? पॉल्यूटर पे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल। तो इन सभी प्रिंसिपल्स के अंडर में ही काम करता है एनजीटी। देन नेक्स्ट इज सीईसी मीन्स सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। इट वाज सेटअप बाय, किसने इसको सेटअप किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी या पार्लियामेंट? तो इसे सेटअप किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच फेमस केस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सीईसी? कौन से केस के बाद सीईसी का फॉर्मेशन हुआ था? गोदावरमन केस, ओलियम गैस लीक केस, एमसी मेहता गंगा पॉल्यूशन केस, या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी? You have to answer this question. You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC, and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.